हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है 2025 का, उसका आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले आप लोग का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए हैं। जैक बोर्ड ने जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसका सभी का सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर करा दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट आप लोग का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, या फिर आप लोग यूट्यूब में जाकर के हमारा प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि आप लोग का जो एग्जाम में प्रश्न आएगा इसी पैटर्न पे, इसी तरीके का सवाल रहने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में सवाल जो है मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछे जाते हैं, तो सभी का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, सबका सॉल्यूशन करा दिया गया है और प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है जॉइक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है, उसका आज हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देते हैं। आइए सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रश्न जो कि 2-2 नंबर का है और 31 से लेकर आपका 38 तक का सवाल 2-2 नंबर का पूछा गया है। क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 31 नंबर में सवाल है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना होता है। ये एक फीलिंग है जो कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है हमारा, जो एक लगाव है, इसी भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या है, प्रेम है, प्यार है, लगाव है, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, जो भौगोलिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और समाज में रहने वाले विभिन्न लोग, उन लोगों में एक जुड़ाव जो है, एक एकता है, इसी एकता को ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये आप लोग का ये 31 नंबर का ये उत्तर हो गया। देखिए 32 नंबर में जो सवाल पूछा गया है, देखिए जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। देखिए साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक गठित किया गया आयोग था। साइमन कमीशन में क्या था कि संवैधानिक, भारत में संवैधानिक सुधार के लिए ये एक गठित किया गया क्या था, आयोग था, कमीशन था। ठीक है, इसका गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था मेरे बच्चे। कब किया गया था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था और इसका नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और ये जो गठित किया गया था इसमें एक भी भारत के सदस्य नहीं थे, ये भी आप याद रखेंगे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना, इसका विरोध भी किया, क्यों, क्योंकि वहां पे एक भी सदस्य नहीं था। ठीक है, तो क्यों किया गया था, तो भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए गठित किया गया था। कब किया गया था, तो 1927 में किया गया था। और किसके नाम पर रखा गया था इस कमीशन का नाम, तो सर जॉन साइमन, है ना, इनके जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर सवाल कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स, है ना, आपको 5 एग्जाम्पल देना है कि जो मानव निर्मित है, जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो आप तो अपने आसपास घर में भी देख सकते हो, टीवी हो गया, वाहन हो गया, इमारत हो गया, घर हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, और क्या बोलेंगे, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कोई भी उदाहरण दे दो भाई। ठीक है, ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, ये क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, रॉकेट भी आप बोल सकते हैं, वो भी तो मानव निर्मित है ना। चलो, तो ये इस तरीके से 5-6 उदाहरण दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, जैव विविधता क्या है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, तो देखिए प्राकृतिक में अनेक जीव पाए जाते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, हमारे अगर पृथ्वी पे देखें, हमारे प्रकृति में देखें तो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु पाए जाते हैं, है ना, विभिन्न प्रजातियां के पेड़ पौधे पाए जाती है, विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, है ना। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और जीवों में यही विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, हमारे प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, है ना, और जिसमें पेड़ पौधे अनेक अनेक प्रजातियां का, अलग अलग प्रजातियां के पाए जाते हैं। जीव जंतु भी क्या है, अलग अलग होते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ये अलग होते हैं, और यही भिन्नता को, यही अलगता को, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, सामुदायिक सरकार क्या होता है। तो सामुदायिक सरकार एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। ठीक है, सामुदायिक सरकार क्या है, एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा, मतलब जो एक भाषा के लोग बोलने वाले हैं उनके द्वारा जो चुना गया सरकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। तथा इसके पास कई मुद्दों से संबंधित शक्तियां भी होती है। इनके पास जो सामुदायिक सरकार होते हैं इनके पास कई मुद्दों से संबंधित शक्तियां भी होती है, जैसा कि सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक इत्यादि। ठीक है, तो ये है आपका सामुदायिक सरकार। आगे बढ़ते हम लोग, शहरीकरण किसको कहते हैं। कितना आसान बोल रहा है बच्चों, ठीक है, इतना लॉलीपॉप सवाल। शहरीकरण किसको कहेंगे, है ना, तो गांव जो धीरे धीरे विकसित होकर के शहर के रूप में बन जाता है उसी को हम लोग शहरीकरण कहेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी गांव या शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जी हाँ, किसी गांव या शहर या कस्बा जो विकसित होता है, जो क्या होता है, विकासशील से विकसित होता है, और ये जो प्रक्रिया है मेरे बच्चे, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे। ठीक है, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से शहर की ओर पलायन करते हैं। ये भी एक तरीके से क्या है, शहरीकरण है ना, और जिसमें शहर में जनसंख्या बढ़ जाती है। शहरीकरण क्या है, जब गांव या शहर या कस्बा जो है धीरे धीरे विकसित होकर के वो शहर बन जाता है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम शहरीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग, प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए कितना आसान सवाल पूछ दिया बच्चों, ठीक है, कि व्हाट इज पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो मेरे बच्चे, जब देश के कुल इनकम को, है ना, क्या बोले हम, जब देश के कुल इनकम को, कुल आय को, कुल जनसंख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को, जब देश की कुल इनकम, टोटल इनकम को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप लोग लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्या है, आप लिख देना यहां पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। देखो एक लाइन छोड़ करके आप ये फॉर्मूला लिखेंगे ना तो एकदम आंख बंद करके, जो है आंख बंद करके आप लोग का एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या लिखेंगे, देश की कुल आय, है ना, लिखेंगे देश की कुल आय, और बटा में हम क्या कर देंगे, देश की कुल जनसंख्या, या फिर डायरेक्ट लिख दो कुल जनसंख्या। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रति व्यक्ति आय का क्या है, फॉर्मूला है। ऐसे अगर लिख दोगे नीचे तो एकदम आंख बंद करके, जी हाँ मेरे बच्चे, आंख बंद करके, अंधविश्वास करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाजार का क्या अर्थ है। ठीक है, व्हाट इज मार्केट, भाई मार्केट क्या है। ठीक है, तो देखिए मार्केट अगर हम लोग देखें तो जहां क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहां क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहां वस्तु को खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं, जहां एकत्र होते हैं, उसी को बाजार कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के परिभाषा में अगर देखें मेरे बच्चे तो क्या होता है, अर्थशास्त्र के में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं होकर बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ ऐसा से लगाया जाता है, ऐसा होता है कि ये किसी स्थान से ना होकर के किसी एक विशेष क्षेत्र से होता है, जहां पर एक ही प्रकार की कीमत जो है पूरे बाजार में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर कोई वस्तु का दाम जितना रुपया है वो पूरे बाजार में वही कीमत के आसपास में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य अर्थ में अगर देखें मेरे बच्चे तो बाजार से अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए एक जगह एकत्र होते हैं, किसी जगह एकत्र होते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा में भी लिख सकते हैं या फिर सामान्य अर्थ की परिभाषा में भी लिख सकते हैं। सामान्य अर्थ में क्या बोलेंगे कि वो उस स्थान से अभिप्राय है ना, बाजार जो है उस स्थान से होता है जहां क्रेता और विक्रेता क्या है, सौदा के लिए, जी हाँ सौदा के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए एक जगह एकत्र होते हैं। अब यहां से आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोग का प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का मेरे बच्चे। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, सेंटेंस को बढ़ा देना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को इसमें वर्ड को बढ़ाना है। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है,
तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी का क्या प्रभाव पड़ा था बच्चे, ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया भर की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित किया था। जी हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918, है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था उन पे गहरा प्रभाव पड़ा था, गहरा इफेक्ट पड़ा था। तो यहाँ पे कृषि से कोई अछूता भी नहीं रहा था, कृषि में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीन नंबर का है, तो 3 लाइन का आप लोग आंसर लिख देना है, ठीक है, 3 पॉइंट करके। तो फसल की मांग में वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी, फसल के मांग में वृद्धि हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो फसल के मांग में वृद्धि हुआ था, है ना। युद्ध के दौरान सैनिकों और आम जनता के लिए खाद्यान्न की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। जब युद्ध हो रहा था तो उसमें सैनिक और आम जनता के लिए खाद्यान्न की जो भी है ना, खाद्यान्न, ठीक है, गेहूं, चावल, इन सब का क्या है, अत्यधिक वृद्धि हुआ। और इससे कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ी और किसानों की आय में वृद्धि हुई। भाई अब पूरे तरीके से जब विश्व युद्ध हो रहा था, जब पूरा देश विश्व वर्ल्ड वार में फंसा हुआ था, उस समय क्या हुआ कि फसल की मांग में वृद्धि हुई। जी हाँ, सैनिकों के लिए खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ कि कृषि में उत्पादों में वृद्धि हुई और उसके साथ साथ कीमत में भी वृद्धि हुआ, जिससे कृषि में, किसानों में आय में वृद्धि हुआ, इनकम उन लोग को ज्यादा कमाने लगे। दूसरा नंबर देखिए, कृषि क्षेत्र में निवेश। युद्ध के दौरान सरकारों ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश किया ताकि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके। जी हाँ, ठीक है, युद्ध के दौरान क्या हुआ, सरकारों ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश किया, अधिक इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। नई फसलों का विकास हुआ। उसके बाद युद्ध के दौरान खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए नए प्रकार की फसलों का भी विकसित किया गया, ठीक है, नए नए प्रकार का। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। गुटेनबर्ग कौन था भाई, ठीक है, ये मुद्रण में यानी कि जो छपाई, प्रिंटिंग में इसका क्या योगदान था, क्या भूमिका था, ये चीज आप लोग को बताना है। तो देखो, योहान गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार और तथा अन्वेषक था, ठीक है। जो योहान गुटेनबर्ग था, ये क्या था, एक सुनार था। कहाँ, जर्मन सुनार था, जिसने यूरोप में चल प्रकार की मुद्रण तकनीक की खोज की, है ना, किस प्रकार की, चल प्रकार की। और गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। गुटेनबर्ग जो था व्यापारी का बेटा था और वह खेती के लिए बड़ी रियायत में भी पल बढ़कर बड़ा हुआ था, ठीक है, बड़ी रियायत में, खेती की ही एक बड़ी रियायत में। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था, ठीक है। वो बचपन में क्या था, जैतून हो गया और भी जितने भी है ना, ये तेल पेरने वाला जो मशीन होता है उसको देखते आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी। बाद में क्या है, गुटेनबर्ग पत्थर में पॉलिश करने की कला भी सीख लिया। फिर एक कुशल सुनार बन गया। वो क्या बन गया, एक सुनार बन गया, ठीक है। और शीशे को इच्छित आकृतियां में गढ़ने और विशेषज्ञता प्राप्त करने में, जिसमें टुल्लू छल्ले बनते थे, ठीक है, टुम छल्ले बनते थे। और टुम छल्ले एक प्रकार के सस्ते व निम्न आभूषण होते थे। ये जो टुम छल्ले था ना, ये एक सस्ते प्रकार का आभूषण होता था। जैसे कि आभूषण का मतलब क्या हुआ, कि आभूषण का मतलब जो आपके माता पिता, जो महिलाएं जो पहनती है ना, नाक वाला, आंख वाला, ये सारे क्या है, वो आभूषण है। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके नए आविष्कार किया। क्या किया, जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का प्रतिदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातु आकृति को गढ़ने के लिए किया गया। उसने पहली पुस्तक बाइबल छापी हुई 42 पंक्तियों में थी, ठीक है ना। तो ये आप लोग का, ये आपका गुटेनबर्ग का कहानी था। और ये प्रिंटिंग का, इस तरीके से प्रिंटिंग का यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। ये देखिए, है ना, कैसे कैसे किया था। तो वो एक सुनार का बेटा था, इसका पूरा कहानी है, आप लोग इसको देख लेंगे। क्या है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें, ठीक है। तो आप जंगलों को कैसे बचाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है, वन संरक्षण आप कैसे करेंगे। तो आप लोग तो अपने भाषा में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वनों की कटाई को नियंत्रित करेंगे। जी हाँ, वनों की जो कटाई अंधाधुंध हो रही है उसका हम लोग कंट्रोल करेंगे। वनों को काटने और वृक्षारोपण की दरों की समान अनुपात में होना चाहिए। जी हाँ, जितना वन को काटेंगे उतना, अगर मान लो कि भाई वन थोड़ा बहुत तो काटना पड़ेगा ना, तब तो लकड़ी के सामाने बनेगी, ठीक है। तो जितना काटा जाएगा उससे ज्यादा, या फिर यहाँ पे उस अनुपात के दौर पे उतना पेड़ को लगाना चाहिए, ठीक है। बोला भी जाता है कि अगर आप एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगाओ, जिसमें से 1-2 तो जरूर ही बच जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी एक पेड़ काटते हैं तो आप क्या करना है, 10 पेड़ को लगाना है। तो ये चीज है आप लोग का पहला। दूसरा है कि वन का बचाई कैसे कर सकते हैं। तो वनों में जो आग से बचाने के लिए निरीक्षण गृह और अग्नि रक्षा पथ बनाएं,
ठीक है। यानी कि जो वनों में आग लग जाता है तो इसका निरीक्षण करने के लिए किन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो अग्नि रक्षा पथ बनाना चाहिए, मतलब रास्ते बनाना चाहिए जहाँ पे वो क्या है कि उस जंगल में जो आग लगा है उसे बुझाया जा सके। वनों के रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है, ठीक है। तो वन में भी रोग होता है भाई, ठीक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, छेद होने लगते हैं, पिल्लू वगैरह और क्या कीड़ा वगैरह लगने लगते हैं, तो उन कीटनाशकों का दवाओं का भी छिड़काव करना चाहिए। वनों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएं। जी हाँ, वनों के, जंगल के क्या महत्व है ये जनता को बताएं, ठीक है। ये भी तो एक तरीके से संरक्षण का काम करेंगे आप, है ना। अगर आप वन के बारे में, वन का क्या महत्व है, जंगल का, पेड़ पौधे के क्या महत्व हमारे डेली लाइफ में, हमारे जीवन में, तो उसको हम लोग अगर जागरूकता करेंगे जनता को, तो इससे भी हमारा क्या होगा, वन संरक्षण हो सकता है। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है मेरे बच्चे, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो मोटे अनाज या मिलेट्स ऐसे अनाज है जिसमें चावल या गेहूं की तुलना में अधिक चोकर और रेशे होते हैं। मोटे अनाज क्या है, ठीक है, एक ऐसे अनाज है जिसमें चावल या गेहूं की तुलना में अधिक चोकर और रेशा होता है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। ये इसमें जो है ना, ऐसे बोला जाता है मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज खाता है, गरीब लोग मोटा अनाज खाता है। अरे भैया, गरीब लोग मोटा अनाज खाता है ना, उसमें कितना ज्यादा विटामिन है, कितने ज्यादा पोषक तत्व है, ये आप लोग को नहीं पता, मेरे लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इससे स्वास्थ्य के कई लाभ हो सकते हैं। मोटे अनाज के क्या क्या उदाहरण है देख लीजिए, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। ज्वार की रोटी, पराठा और दही के साथ खाया जा सकता है। ओ भाई, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, भूख भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ज्वार की रोटी जो है पराठा और दही के साथ खाया जा सकता है। या प्रोटीन का, आयरन का अच्छा स्रोत है। जी हाँ, प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत है ये ज्वार से। बाजरा से क्या है, देखिए बाजरा भी मोटे अनाज में आ जाता है। बाजरा का इस्तेमाल खिचड़ी, दही और रोटी बनाने में किया जाता है। यह कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। देखिए कितना ज्यादा पोषक तत्व है बच्चे, ये सारे मोटे अनाज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में हमारे जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है, जो पावर है उसको शेयरिंग करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो भाई सिंपल समझो कि अगर पावर किसी एक का हाथ में रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, अभी हमारे देश में जो भी सरकार है, ठीक है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे इसके बाद जो भी हो, है ना, जो भी सरकार है, या फिर हमारे झारखंड में जो सरकार है, अगर सिर्फ का सिर्फ उसी पे अगर पूरा फुल पावर रहेगा तो वो तो मनमानी करेगा ना भाई, ठीक है, वो मनमानी करेगा। इसलिए सत्ता का साझेदारी होना बहुत जरूरी है, सत्ता का बंटवारा होना, सत्ता का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, इस क्यों जरूरी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा को कम हो जाता है। जी हाँ, विभिन्न सामाजिक जो है, जितने भी समाज है उनके समूह के जो बीच जो टकराव होता है उससे अंदेशा कम हो जाता है ना। जैसे कि मान लो कि सरकार अगर कोई एक विशेष धर्म का है, विशेष जाति का है, तो वो सिर्फ अपने धर्म को ही वो देखेगी, दूसरे धर्म को देखेगी नहीं, ठीक है। लेकिन सत्ता का बंटवारा होता है जिसमें क्या होता है, कुछ अनुसूचित जनजाति होते हैं, कुछ जाति होते हैं, मतलब कि राज्य स्तर पे कुछ और, है ना, राज्य स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर पर सरकार, जिला स्तर पे सरकार, है ना। ये इससे क्या होता है कि पावर में बंटवारा हो जाता है, जिससे सभी को इसका लाभ मिलता है। दूसरा बात क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व रखने के लिए अच्छा है। जी हाँ, मतलब पॉलिटिक्स के जो सिस्टम है, ठीक है, व्यवस्था है, इसको हम लोग अच्छा से, मतलब कि स्थिति बनाए रखने के लिए, ठीक है, स्थायित्व बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये भी याद रखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण रोकता है। जी हाँ, ये जो सत्ता का साझेदारी होता है, इससे सत्ता का केंद्रीकरण रोकता है। क्यों रोकता है? केंद्रीकरण मतलब है ना कि एक ही जगह पावर चला जाना, ठीक है। अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होता तो पावर एक ही का हाथ में हो जाता है ना। तो केंद्रीकरण को रोकता है और विभिन्न विचारों को एक मंच पर लाता है, जिससे समाज में संतुलन और स्थिति बनी रहती है, ठीक है। ये विभिन्न विचारों को क्या करता है, एक मंच पर लाता है, और जिसमें समाज में क्या है, बैलेंस बना रहता है, स्थिरता बनी रहती है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, सत्ता का एक हाथ में केंद्रित होने वाले दुरुपयोग से रोकने में मदद मिलती है। जी हाँ, सत्ता को अगर एक हाथ में चला जाएगा, है ना, अगर पावर एक हाथ में चला जाएगा तो इससे दुरुपयोग हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न था। आप लोग को जो आप लोगों का पॉइंट अच्छा लगता है, 3 पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? भाई जातिवाद तो नहीं होना चाहिए। जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है, क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। कास्टिज्म,
जातिवाद एक जटिल सामाजिक समस्या है। जी हाँ, ये एक तरीके का सामाजिक समस्या है भैया, ठीक है। समाज में ये एक जातिवाद जो है ना, समस्या ही समस्या है, ठीक है, जो समाज के हर पहलू प्रभावित करती है। जितना भी चीज होती है समाज में, वो सारे चीजों को प्रभावित करती है ना। जातिवाद ये गंभीर दुष्प्रभाव है, ठीक है। हालांकि ये चीज जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, कि ये उच्च जाति के, ये निम्न जाति के है, ये वो जाति का, ये जाति का, ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, है ना। आप लोगों को क्या मानना है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला देखो, समाज में दरार, ठीक है। सबसे पहला बात है, जातिवाद से क्या होता है, समाज में दरार होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, असमानता होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, विश्वास में कमी होती है, ठीक है। समाज में दरार कैसे होता है, तो जातिवाद समाज को विभिन्न जातियों में बांटता है। जातिवाद जो है समाज को क्या करता है, विभिन्न जातियों में बांट देता है कि आप ठाकुर हो, आप राणा हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो, इस टाइप से, मतलब जाति जो है, ठीक है, या फिर आप ओबीसी हो, या आप एससी हो, एसटी हो, इस तरीके से क्या करता है, समाज को बांट देता है। बांटना चाहिए, बताइए, घर में अगर आप लोग भाई भाई बट जाओगे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। इसलिए बांटना नहीं चाहिए, जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ती है और एकता में कमजोर होती है। जी हाँ, एकता में कमजोर है। अब भाई अब सब बढ़ जाओगे, समाज के विभिन्न जाति के अलग अलग लोग अलग अलग बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे और अलग अलग बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग की आपसी दूरियां बढ़ जाएगी और इससे कमजोर हो जाएगी, एकता में कमजोर हो जाएगी। मेरे बच्चे, आप लोग को हम बता देते हैं कि सोशल साइंस में कोशिश करना है आप लोग को समझ करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज आप लोग का याद नहीं हो सकता है। बताओ, हर चीज करना पॉसिबल है, तो बोलेंगे नहीं गुरुजी, हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, समझने का प्रयास करना है और लिखने का प्रैक्टिस करना है। कम से कम आधे 1 घंटा टाइम निकालो और लिखने का प्रयास करो कि ये सवाल अगर आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कहां पे फंस रहे हैं। तो पॉइंट को अगर याद रखेंगे ना मेरे बच्चे, ये सब पॉइंट को अगर इस तरीके से पॉइंट लिख देंगे, तो उसके अंदर में अगर आप कुछ भी लिख देते हो थोड़ा बहुत इससे रिलेट करके, तो आप लोग का फुल नंबर मिल जाएगा, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, असमानता होती है ना। जातिवाद क्या करता है, असमानता को फैलाता है। उच्च जाति के लोगों को अधिक अधिकार और सुविधाएं मिलती है। जो उच्च जाति के लोग हैं उनको अधिक अधिकार मिलता है भाई, सुविधा मिलता है, जबकि निम्न जातियों को लोगों के साथ क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये असमानता होती है। विश्वास में भी कमी होता है भाई, विश्वास में तो कमी होगा। जब हम एक जगह रहेंगे तो विश्वास बना रहेगा, लेकिन जब हम जातिवाद में बंट जाएंगे तो विश्वास में कमी हो जाएगा। हमको उस पर विश्वास नहीं होगा, उसको हम पर विश्वास नहीं होगा, है ना। जातिवाद के कारण लोगों के बीच अविश्वास और शत्रुता बढ़ती है, जिससे सामाजिक सद्भाव दाव बिगड़ता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चुनाव कार्य का क्या है यहाँ पर, है ना, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जो भारत के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, निष्पक्ष, किसी पक्ष को लेकर के नहीं, ठीक है, कि हम उसके साइड हैं। देखो, चुनाव कराता जो है, कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है ना। ये एक इलेक्शन कमीशन कराता है और ये ऐसा कराता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ये सब के साथ बराबर व्यवहार रखता है, ठीक है। और ये निष्पक्ष करता है, कोई पक्ष नहीं लेता है, और स्वतंत्र चुनाव कराने का इसके लिए कौन है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अगर चुनाव आयोग किसी तरीके से किसी एक को सपोर्ट करता है, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, ये तो पूरे चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार होगा, है ना। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहला है निर्वाचन का आयोजन करता है भाई ये, ठीक है, वोटिंग करने के लिए, है ना, इलेक्शन करने के लिए क्या करता है, आयोजन करता है। मतदाता सूची का रखरखाव करता है, मतदाता सूची का रखरखाव करता है। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण भी करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, 3 नंबर का प्रश्न है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन कराना किनका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है, सॉरी, चुनाव आयोग का काम है। दूसरा, मतदाता सूची का रखरखाव करता है, मतदाता सूची का क्या करता है, निर्माण करता है और उसका रखरखाव करता है। निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, चुनावी प्रक्रिया का निरीक्षण करना, जो प्रोसेस है बच्चे, जो इलेक्शन कराने का जो प्रोसेस है उसका क्या करता है, निरीक्षण करता है ना। और सुनिश्चित करता है कि ऐसा सुनिश्चित करता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, ठीक है। तो ये सारे कार्य हैं, और भी चुनाव आयोग का बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, है ना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और जनता को जो है चुनाव के लिए, है ना, वोट देने के लिए प्रेरित करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है ना। इसलिए तो आप लोग का टीवी में आता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है, बच्चा कितना आसान सवाल पूछ दिया, बताओ, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, एंड इंटरनेट का क्या बेनिफिट है, क्या भाई लाभ क्या है इसका, तो आप लोग आसानी से लिख दोगे भाई, क्या दिक्कत है। देखो, इंटरनेट हमारे जीवन में कई तरह से बदल दिया है, बिल्कुल, जी हाँ।
हमें कई लाभ पहुंचाए हैं। आइए हम कुछ लाभों के बारे में जानते हैं। देखिए क्या क्या लाभ है, देखिए 3-4 लाभ आप लोग लिख सकते हैं, जितना लाभ लिखे लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 नंबर का है, 3-4 पॉइंट को जरूर लिख देना है। इंटरनेट पर किसी विषय की जानकारी उपलब्ध है, किसी भी विषय का जानकारी उपलब्ध है। हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में हम क्या करते हैं, एक क्लिक में किसी भी विषय, लेख या वीडियो या अन्य सामग्री को पा सकते हैं। जी हाँ, तो ये इंटरनेट का फायदा हो गया। दूसरी बात, इंटरनेट का और क्या फायदा है, तो हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट का और क्या फायदा है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं इंटरनेट से, अरे भैया अभी जो पढ़ रहे हो किससे पढ़ रहे हो, इंटरनेट से ही ना पढ़ रहे हो, है ना। हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, शिक्षा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि इंटरनेट से शिक्षा को आसान कर दिया और सुलभ बना दिया है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपका है, ठीक है। और इंटरनेट से क्या फायदा हो सकता है, तो इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटा गांव बना दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने महिला मित्र के साथ, ठीक है, अपने पुरुष मित्र के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापार को भी इसमें आसान कर दिया है। जी हाँ, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, अभी आप लोग शॉपिंग करते होंगे मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, किससे कर रहे हो भाई, ये इंटरनेट से कर रहे हो, है ना। चलो मेरे बच्चे, आप लोग कमेंट करना अगर हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। और लाइक तो करते ही हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ना शेयर कम से कम कर देना, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सारे चीज़ को इकट्ठा करके, और वीडियो बनाने में, समझाने में सारे बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी ना करें बच्चे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट समझ करके आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। इतना जरूर करिए मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, मुझे आशा है भाई हमारे बच्चे जो है ना निराश नहीं करेंगे हमें। क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहां से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दिया हुआ कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, ये इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका क्या प्रोसेस है, आपको बताना है। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों, जो प्रवेशिया, बवेरिया, सैक्सनी आदि में बटा हुआ था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या था, जर्मनी जो है अनेक राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत ही धीमा था। जब भाई अलग अलग रहेगा तो विकास भी धीमा धीमा होगा। जैसे घर में, अगर आपके घर में जितने भाई लोग हैं, अगर आप लोग सब मिल करके काम करेंगे तो क्या होगा, विकास अच्छा होगा, आपके घर का, घर बनेगा, टीवी आएगा, फ्रिज आएगा, एसी आएगा। लेकिन अगर आप लोग भाई भाई में लड़ाई हो गया और बट गए तो क्या होगा, विकास धीमा होगा, है ना। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों को एकीकरण करने की मांग आरंभ कर दिया, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना को जागृत होने पर क्या हुआ कि जर्मनी के विभिन्न राज्यों ने, लोगों ने एकीकरण करने का मांग आरंभ कर दिया। और 1815 में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई। 1848 में इसने बहुत से राज्यों में विद्रोह हुए, ठीक है। 1848 में क्या हुआ, बहुत से राज्यों में विद्रोह भी हुआ, लड़ाई भी हुआ। लोगों ने वहां के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी को एकीकरण करने के लिए विवश किया, ठीक है। क्या किया, वहां के जो लोग हैं, शासक है, संवैधानिक सुधार के लिए और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए क्या किया, विवश किया, है ना, उसे प्रेशर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, है ना, जिसे संवैधानिक निर्माण का कार्य सौंपा गया। परंतु इस पार्लियामेंट में ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली, इसलिए इसका साथ दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और अज्ञातवास करना पड़ा। तो इस प्रकार आप लोग का जर्मनी का एकीकरण था, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, क्या दिया है। देखिए यहाँ से सवाल जो है ना आपका जर्मनी एकीकरण से, यहाँ से 49 से लेकर 52 तक आपका 5-5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग आप लोग को लिखना होगा। 1920 में महात्मा गांधी शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। तो 1920 में, है ना, असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से 1922 में, है ना, 2 साल तक का, ठीक है, यही आंकड़ा लगाया जाता है। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, ठीक है। इस आंदोलन ने भारतीय में राष्ट्रीय चेतना जगाई और ब्रिटिश शासन ने खिलाफ एकजुटता की भावना पैदा की, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के क्या महत्व था और क्या प्रभाव पड़ा था, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर का है तो, ठीक है। हम यहाँ पे महत्व 3 पॉइंट लिख देंगे और प्रभाव को 2 पॉइंट लिख देंगे। तो असहयोग आंदोलन का क्या इंपॉर्टेंट था भाई, क्या रोल था, क्या महत्व था, क्या भूमिका था। तो इस आंदोलन ने अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को एक चुनौती देने का एक नया तरीका दिखाया। जी हाँ, असहयोग आंदोलन जो है अहिंसा के माध्यम से, हिंसा नहीं, देखो अहिंसा का मतलब होता है बिना
लड़ाई झगड़ा के, ठीक है, आंदोलन करके, है ना। अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करके, बंदूक मार के, गोलियां मार देंगे, है ना, मार दबो रे, काट दबो रे, ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से, किस माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का एक नया तरीका दिखाया, है ना, इस असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन व्यापक जन आंदोलन था। क्या था? एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, जिसमें सभी वर्ग, जितने भी वर्ग थे, समुदाय थे, सभी ने इस पर भाग लिया था। जी हाँ, असहयोग आंदोलन में चाहे वो कोई भी जाति के थे, कोई भी धर्म के थे, सभी वर्ग के लोग इसमें भाग लिया था, है ना। इसमें एकता दिखा दिया था, है ना। ये इसमें क्या है, लोग जो है भारतीय सभी लोग एकता को दिखा दिया था कि हम एक हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया गया, है ना। स्वदेशी का प्रचार मतलब कि, स्वदेशी का मतलब क्या हुआ कि अपने देश का प्रोडक्ट को यूज करो, ठीक है। स्वदेशी का प्रयोग मतलब कि अपने देश का प्रोडक्ट को यूज करो। और आज भी हम कहते हैं कि अपना देश का प्रोडक्ट यूज करो, इससे क्या होगा, हमारे देश की, हमारे अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी बढ़ेगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो उस बात समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, ठीक है। स्वदेशी का प्रचार किया गया असहयोग आंदोलन में, ठीक है, कि बहिष्कार करो अंग्रेजों के सारे माल को और हमारा अपना माल को प्रयोग करो, है ना। जो अंग्रेजों के द्वारा जितने भी दिए गए थे वो सारे चीज़ों को हटा करके और स्वदेशी पर प्रचार किया गया, जिससे भारतीय उद्योगों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अब देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1920-22 में, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन पर काफ़ी दबाव डाला, ठीक है। ब्रिटिश शासन पर क्या था, काफ़ी दबाव डाला, उन्हें अपनी नीतियों का पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जो वो नीति बनाए थे उस पर वो जो है पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिए ये भारतीय लोग, है ना। असहयोग आंदोलन में काफ़ी दबाव हुआ। उसके बाद स्वदेशी के प्रचार के कारण भारतीय उद्योग का विकास हुआ, ये भी आप लोग का प्रभाव था इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों का लाभों का वर्णन करें। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना में क्या था बच्चों? बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे क्या था यहाँ पर के बहुउद्देशीय परियोजना में बहुत सारे यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, बांध बनाया गया था, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है, बहुत सारे बांध बनाया गया था, और बांध से क्या क्या फायदा होता है वही सब चीज को लिखना है यहाँ पर। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना होती है जिनका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करना होता है। बहुउद्देश्य का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। अब बहुउद्देश्य में यहाँ पे बहुत सारे बांधों को बनाया गया था, ठीक है। परियोजना आमतौर पर नदियां पर बनाई जाती है। ये जो परियोजना है आमतौर पर कहां बनाई जाती है? नदियों पर बनाई जाती है। जो नदी इस तरीके से बहते रहते उस पर एक बांध बना दिया जाता है, और बांध से क्या होता है कि नदी का जो बहाव है ये कम हो जाता है, रुक जाता है, और यहाँ पे एक तालाब का निर्माण होता है। तालाब से क्या होता है, यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, और यहाँ पे जो तालाब जो बन जाता है, ये डैम जो बन जाता है, उससे पेयजल भी आपूर्ति होता है, पीने वाला योग्य पानी भी उत्पादन किया जाता है, बाढ़ भी नियंत्रण होता है मेरे बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ बांध नहीं बनाया जाएगा तो पानी की जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो इससे बाढ़ भी आएगा। तो बहुत सारे, देखो मतलब एक बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्य का पूरा होता है यहाँ पर। इनके माध्यम से सिंचाई भी किया जा सकता है ना, उनके आसपास में जो भी खेती वगैरह है उनका सिंचाई किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, पेयजल की आपूर्ति होती है, उद्योगों को पानी की आपूर्ति। जी हाँ, देखे होंगे आप लोग, जहाँ बहुउद्देशीय परियोजना है उसके आसपास में फैक्ट्री वगैरह भी रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पानी का वो आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मछली पालन भी कर सकता है भाई। अब बताओ, नदी में मछली पालन करोगे तो बह नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये मछली पालन करेगा, आदि जैसे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। चलो अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या महत्व है। तो सिंचाई के लिए अभी हम आप लोग को बता दिए थे, बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के लिए। ये परियोजना कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देती है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करती है। बिजली उत्पादन कैसे होता है, तो जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है, ठीक है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण भी होता है भाई, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना में बांध जब बनाया जाता है तो बाढ़ नियंत्रण होगा, है ना। नदी अगर बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बीच में बांध बना दिया जाए तो नदी की जो बहाव का रुकावट होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा, है ना। तो बाढ़ से होने वाले नुकसान में कम करके लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करती है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ हो गया। अब इसी का एक उदाहरण है दामोदर घाटी परियोजना, जो हमारे दामोदर नदी पर बनाया गया है। ये तो इसका क्या फायदा होता है और ये कहाँ पर है? तो वो दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी और सफल बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है ना। दामोदर घाटी परियोजना के घटक देखिए यहाँ पे कौन है, तो देखिए एक बांध तिलैया बनाया गया, ठीक है, मैथन बनाया गया, कोनार बनाया गया, पंचेत बनाया गया, जैसे कई बांधों का निर्माण किया गया दामोदर नदी पर, ठीक है। ये सारे नदी तो इनके ये घटक हो गए। ये बांध बाढ़ के पानी को रोकने और सिंचाई के लिए संग्रहित करने का काम करते हैं। तो ये आप लोग को इसका आप लोग नोट कर लेना मेरे बच्चे। चलिए 2-3 सवाल और बचा हुआ है, ठीक है, इसे में हम लोग फटाफट कर लेते हैं।
संघीय शासन की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, है ना। संघीय शासन सरकार की क्या मुख्य विशेषता है? तो देखिए, अच्छा यहाँ पे संगीत लिखा गया, संघीय होगा, ठीक है। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता जो है निम्न है। क्या क्या विशेषता है? तो राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे देती है। तो जो राष्ट्रीय सरकार है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो अपना अधिकार को क्या करती है? सभी राज्यों में बांट देती है। ठीक है, अब बताओ, केंद्र सरकार हमारा हजारीबाग में, हमारा बोकारो में, हमारा सब अलग अलग, झारखंड में, हमारा मध्य प्रदेश में, हमारा उत्तर प्रदेश में, सभी जगह काम नहीं ना करेगी। वो क्या करती है? प्रांतीय सरकारों को, जो राज्य सरकार है, उनको दे देती है अपने अधिकारों को कि जो अपने संभालो उधर। ठीक है, तुम झारखंड के संभालो, हेमंत सोरेन को दे दिया, तुम झारखंड को संभालो, वो उसको दे दिया अधिकार, पश्चिम बंगाल में किसी और को दे दिया, उत्तर प्रदेश में किसी और को दे दिया। तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होते हैं? बट जाते हैं। ठीक है, जो अधिकार होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार को सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। तो जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं वही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में भी बट जाती है। ठीक है, सरकार की जो शक्ति है शासन के विभिन्न स्तर, यानी कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे क्या होती है? सरकार की जो शक्ति है, पावर है, वो बट जाता है। संघीय सरकार की ये विशेषता है एक तरीके से देखें तो। ठीक है, बाकी अगर संघीय सरकार नहीं होता, राजतंत्र होता है, तो क्या होता? राजा के पास सिर्फ का सिर्फ पावर होता और जो बोलता वही होता, है ना। जो बोल देंगे सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य की चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या भूमिका है? देखिए, ये राजनीतिक दल तो ये चैप्टर हटा दिया गया है। खैर, आप लोग का मॉडल पेपर में दिया गया तो हम आप लोग को सॉल्यूशन कर ही देते हैं, कोई हार्ड चैप्टर नहीं था। ठीक है, राजनीतिक दल वैसे हटा है। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार। राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचार रखते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल जो ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचार रखते हैं। देखो, राजनीतिक दल जैसे कोई पार्टी है मेरा बच्चा, ठीक है, अगर कोई बीजेपी से है या फिर कोई कांग्रेस से है या फिर कोई जेएमएम से है, ठीक है, तो वो एक, मतलब कि राजनीतिक दल क्या हुआ कि वो एक ही दल में है। क्यों वो एक दल में क्यों है? क्योंकि उनका सभी लोगों का विचार एक ही है, उनका मेन मकसद एक ही है, वही है राजनीतिक दल। ठीक है, जो देश के विभिन्न समस्याओं को एकमत होते हैं और राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या है? ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसा विचार को रखते हैं, वही राजनीतिक दल है ना। अब राजनीतिक दल के यहाँ पर क्या पूछा गया है जी? राजनीतिक दलों के भूमिका के बारे में बात किया गया। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं उसका, है ना, और उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये चुनाव लड़ते हैं और उम्मीदवारों से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल और क्या करता है? तो राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों का मतदाताओं के सामने रखते हैं और उसका समर्थन हासिल करने में प्रयत्न करते हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिक्स जो पार्टी है, वो क्या करता है? अपनी अपनी नीति को रखता है कि हमको जिता देगा भैया तो हम ये चीज़ करेंगे, हमको जिता देगा तो अस्पताल बना देंगे, हमको जिता देगा तो आपके टाउन को ये इंटरनेशनल बना देंगे। इस तरीके से वो अलग अलग रखते हैं। हमको जिता देंगे तो एजुकेशन को फ्री कर देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें वो नीतियाँ रखती हैं, है ना, राजनीतिक दल। दूसरी बात क्या है? राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, राजनीतिक पार्टी जो है, देश के जब कानून का निर्माण होता है तो राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी बहुत ही ज़्यादा इनका रोल होता है। क्यों रोल होता है? अगर देश के कानून अगर देश के खिलाफ है तो उसे रोकती है, अगर सही है तो उसका सपोर्ट करती है। ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। अगला देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रचार के विभिन्न साधनों द्वारा जनता में जागृति पैदा करती है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करता है? ये क्या करता है? विभिन्न साधनों द्वारा, ठीक है, जितने भी प्रचार के विभिन्न साधनों के द्वारा जनता को क्या करते हैं? जागृति करती है। ठीक है, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे उसको, अरे यानी जागरूक करती है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल को करने से पहले मेरे बच्चे बता देता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी तैयारी 2025 के लिए लगातार इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। देखिए, मॉडल पेपर का तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा और साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और लगातार आप लोग का 7 बजे, जी हाँ 7 बजे लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो 7 बजे आप लोग जुड़ने का भी प्रयास करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, और वीडियो को तो बता दिए, रिक्वेस्ट की है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे बच्चे। ठीक है,
अब देखिए अगला सवाल यहां से क्या दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, तो भारत में जो पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो सड़क है, मतलब कि रास्ता है, पथ है, उसका विस्तृत विवरण देना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के मुख्य रूप से सड़कें पाई जाती है। एक ग्रामीण सड़कें, दूसरा जिला सड़कें, तीसरा प्रांतीय सड़कें राजमार्ग, या फिर चौथा जो है आपका ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय, है ना। तो देखिए ग्रामीण सड़कें क्या होती है, तो ये सड़कें गाँवों को जिलों के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये सड़कें प्राय कच्ची होती है, संकरी होती है और भारी वाहन यातायात के लिए अनुपयुक्त होती है। इनका निर्माण रख रखाव ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ये आपका ग्रामीण सड़कें। उसके बाद जिला सड़कें में क्या होता है, ये सड़कें बड़े गाँवों एवं कस्बों के साथ एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि बड़े गाँव या फिर कस्बा या फिर एक जिला से दूसरा जिला को जोड़ता है। ये अधिकांशतया कच्ची होती है। इनका निर्माण व रख रखाव जिला परिषदों या संबंधित सार्वजनिक निर्माणों विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जिला सड़क हो गया, जिला एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ना। प्रांतीय राजमार्ग क्या होता है, प्रांतीय जो सड़क होता है ये क्या होता है, ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगा भाई। ठीक है, या एक राज्य के भीतर व्यापारिक व सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालय, राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों और राष्ट्रीय के राजमार्ग में संलग्न क्षेत्रों के साथ जोड़े होते हैं। इन राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव करना राज्य सरकारों के लिए जिम्मेदारी होती है। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोग बता देता हूं कि आप लोग पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, अंदर में आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग को ऐसा लिखना है जो कि थोड़ा सूटेबल हो, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ हो भी लिख दें, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब लास्ट होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये राजमार्ग देश की चौड़ाई एवं लंबाई के अनुसार बिछाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ जोड़ता है। ये राज्य की राजधानियां, बंदरगाह, औद्योगिक खनन क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के शहरों और कस्बों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो बोलते हैं ना NH 33, NH 44, इस तरीके से होता है ना, ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, और ये आप लोग को अगर PDF प्राप्त करना है मेरे बच्चे, PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन में जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर, मिशन 2 वाले सर। ठीक है, इस पे जाके जाएंगे और आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका जारी किया गया है मॉडल पेपर, वहाँ ये भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।